राजेंद्र जी की जो प्रतिक्रिया थी इस कहानी को पढ़ने के बाद पहली बार, क्या उनकी कसौटी पर खरी थी या कुछ और आपको करना पड़ा? मार्च में हम भेजे। अच्छा। मार्च में बहुत काम रहता है ऑफिस का, लेकिन उन्होंने कहा कि भेजो भेजो, तो हम मार्च में भेजे और जून में छप गई। लोक का जो उपयोग आपने किया है, कई जगह पर ऐसा लगता है कि जो जन साहित्य का पक्ष है उसमें वह लोक आपका एक दूसरे तरह का नैरेटिव बना देता है, जैसे तर्पण। जो ये ब्राह्मणवादी नैरेटिव है वो दलितों के मन दिमाग में भी घुसा हुआ है। आपने एमएसपी के सवाल को किसानों से जोड़ा, लेकिन गन्ना मिल को दलित जो है कह रहे हैं कि अगर हम एमएसपी के आंदोलन में जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हमको महंगा खरीदना पड़ेगा। सही। इस अंतर विरोध को किस स्तर पर महसूस किया था आपने? श्रमिक और किसान जो बेचने वाला है उन दोनों के हित आपस में टकराएंगे, ये जमीनी बात है, ये बाहर दूर बैठ के नहीं दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत का जो ये परिदृश्य है जहाँ ब्राह्मण हल की मुठिया नहीं पकड़ता है, वह खेती के कारणों से, खेती की समस्याओं से, किसान समस्या से ग्रस्त है? जो सवर्ण जातियां हैं बहुत शातिर हैं, वे हमेशा सत्ता से लड़ती नहीं हैं, सत्ता के करीब हो जाना चाहती हैं। तो क्या माना जाए कि आपने खेतिहर समाज की समस्याओं के मद्देनजर ब्राह्मणवाद से संघर्ष किया? जैसा होता आया है वही हमने दिखाया है, उसी तरह दिखाया है। अब उसको आप संघर्ष दिखाई देता है तो संघर्ष मान लीजिए, यथा स्थितिवाद दिखाई देता है यथा स्थितिवाद मान लीजिए। जो भारतीय जाति संरचना है, खासतौर से उत्तर भारत, प्रजा जातियों के बीच और खेतिहर जातियों के बीच जो प्रतिरोध है, क्या वो अलग अलग है? अगर संतोखी चमार होता या अहिर होता तो क्या ठाकुर साहब उसी तरीके से कब्जा कर लिए होते? कोई किसी का हारना या जीतना बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसकी विल पावर पर निर्भर नहीं करता। क्या अब ये घटनाएं जो हो रही हैं राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, उसको लेकर फिर कोई बनावट चल रही है? फिर धीरे धीरे जो पूरा आपका वैचारिक विस्तार है, नौकरी में आने के बाद किस तरह का माहौल आपको ज़्यादातर मिला? क्योंकि नौकरी के दौरान आप उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों में रहे। हाँ। और उन ज़िलों में बहुत कुछ आपने देखा, क्योंकि आपका मन दफ्तर के अंदर की राजनीति से ज़्यादा मुझे लगता है बाहर लगता रहा होगा। हाँ हाँ। तो ये जो पंचायत वाला पूरा हाँ मानसिक देखिए, वो है, हमें चूँकि मैं सेल्स टैक्स की नौकरी में फील्ड में भी जाता था। अच्छा। ज़्यादा आधा से ज़्यादा पैसा छोटे ज़िलों में, पिछड़े ज़िलों में भट्ठे से आता है, उस पर टैक्स लगता है। उन भट्ठों की जांच करने जाना पड़ता था, यानी आपको स्पॉट पे जाना पड़ता था कि कितना ईंट बनी, कितना बिकी, कितना टैक्स मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, नहीं दे रहा है तो उस पर टैक्स लगाओ, वसूलो, पकड़ो, गिरफ्तार कराओ, जेल में डालो, ये सब काम था। तो वहाँ से मुझे कई कहानियाँ मिली कि बहुत गरीब आदमी जिनसे कोई मतलब नहीं है, दबंग लोग उनके नाम से भट्ठा चला लेते थे, और जब पकड़े जाने की नौबत आती थी तो नाम उनका रहता था, गरीबों का। बिक्री कर की नौकरी से भी मुझे लेखन के लिए बहुत सारा मटेरियल मिला, क्योंकि भट्ठे पर जाने पर मालिक भी मिलते थे, मजदूर भी मिलते थे और दूसरे ग्राहक भी मिलते थे, तो हर वर्ग के लोग भट्ठे से जुड़े होते थे। फिर व्यापारी वर्ग मिलता था जिनकी जांच करने जाना पड़ता था। तो इस नौकरी में आकर, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा नौकरी में लिप्त नहीं हुआ, उस तरह लिप्त हुआ लेकिन एकदम से लिप्त नहीं हुआ कि वही नौकरी ही करूं और कुछ ना करूं। मेरे दिमाग में था कि मैं लेखक हूं और नौकरी रोजी के लिए कर रहा हूं, तो इसलिए उस नौकरी को करते हुए जहां जहां से मुझे लेखन की सामग्री मिलती थी मैं उसको तुरंत संजोता था, बल्कि नौकरी से रिलेटेड काम थोड़ा पीछे भले हो जाए। तो इसलिए इस नौकरी से भी मुझे लेखन की सामग्री मिली। भट्ठे के जीवन से आपके दो कैरेक्टर तो कम से कम मुझे अभी याद हैं। एक तो बिमली जी उर्फ बिम्मल, हाँ, जो बाद में पितृसत्ता में स्त्री की जो हैसियत है उसका एक मेटाफर बन जाती है, तिरिया चरित्र की नायिका। और उसी का एक
माने चरित्र है बिल्लर। बिल्लर, हाँ। जो गाना गाता है, हाँ, जो हाँ। उसको रिझाने की कोशिश करता है, हाँ। अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और असफल रहता है। हाँ, हाँ। और उसमें एक है ड्राइवर, हाँ। ड्राइवर साहब। हाँ। ये तीनों चरित्र जो है भट्टे पर मिले, तीनों वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे जो है आम जीवन में होता है। हाँ। जैसे ड्राइवर अपनी जब गाड़ी ले आता है तो शीशे के पास एक वो चोटी बांध देते हैं, वो सब लहराती हुई चलती है, टेप बजाते हुए चलते हैं उसमें। और जब वो गाड़ी रोकते हैं तो कैसे जो है उसको कूद के उतरते हैं, और चढ़ना होता है तो कैसे, फिर पूरा का पूरा जो उनका व्यवहार है कि भट्टे पर हैं। तो ड्राइवर चूंकि कोयला लेके आ रहा है, कोयला महत्वपूर्ण है, तो मालिक जो है उसके साथ जो है ये कि भाई ठीक है, एक जो है कोई खाना बनाने वाली है जो करेगी, बिमली बनाती है, एक बड़ा अच्छा। लेकिन ये सारी चीज़ें भट्टे पर तात्कालिक रूप से देखने से आपको कैसे इतना गहराई से वो कर लिया होगा आपने? ज़रूर कुछ और मेहनत किया होगा आपने। भट्टा इतना ज़्यादा देखा, इतनी तरह के बिमली देखी, इतने तरह के ड्राइवर देखे, इतने तरह का वो बिल्लर देखा कि फिर अब वो अपने आप मानस में बैठ गया। एक बिमली से थोड़ी बिमली बनी है। अच्छा। 8-10 मॉडल हैं बिमली के, और 3 तो प्रमुख हैं। अच्छा। एक मॉडल बलिया के एक भट्टे पे मिली, एक मॉडल मऊनाथ भंजन के एक भट्टे पे मिली, एक मॉडल और कहीं मिली, एक मॉडल उसका बचपन में मिली जो उसके दुख वाला हिस्सा है। तो इसी तरह ड्राइवर भी कई बहुत सारे मिले, बिल्लर भी बहुत सारे मिले। नए लड़के हमेशा, अगर लड़कियां रहती थीं 14-15 साल से लेकर लड़कियां काम करने लगती थी और 50 साल तक की रहती थीं जी। तो उसी तरह लड़के भी रहते थे। तो हमेशा कहीं न कुछ जोड़ा बन जाता था और होता रहता था। तो ये इतना ज़िंदगी का पार्ट हो गया देखते देखते कि अनायास वो कहानी लिख उठी, जिधर चाहे मोड़ दें ऐसा लगता था। हमें मैटर की मेरे पास कमी नहीं थी। तो ये कहानी लेकिन पहले ये मेरा ख्याल है कि हंस में 88 में आई थी ना? हाँ, 87 में। 87 में, हाँ, जून 87। और राजन जी ने उसके 1 साल पहले से पत्रिका निकालना 86 से शुरू किया था, अगस्त 86 से। हाँ, तो 10 महीने में आ गई। हाँ, तो राजन जी की जो प्रतिक्रिया थी इस कहानी को पढ़ने के बाद पहली बार, क्या उनकी कसौटी पर खरी थी या कुछ और आपको करना पड़ा? नहीं, हम तो लिखे, भेजे, मार्च में हम भेजे। अच्छा। मार्च में बहुत काम रहता है ऑफिस का, लेकिन उन्होंने कहा कि भेजो, तो हम मार्च में भेजे। मुझे लगता है 28-30 मार्च को भेजे होंगे, और जून में छप गई। मार्च का मतलब कि अप्रैल तो छपा हुआ था, मई की घोषणा हो चुकी थी, तो अगले महीने जून में ये छपी, मतलब बिना घोषणा के छपी, या उसी अंक में घोषणा हुई होगी। तो कोई बात नहीं। अब तो आप बड़े लेखक हो चुके हैं और तमाम सारी चीज़, लेकिन पहले कहा जाता है कि अवधि में रेणु का प्रभाव जो है आपके ऊपर जो है अवधि अंचल, अवधि संस्कृति, लेकिन रेणुई प्रभाव से आप मुक्त नहीं हो पाए। रेणु से कैसे जो है आपका जो साबका है, किस कृति से उनके पड़ा कि लंबे समय तक उनका प्रभाव आपके ऊपर रहा? क्योंकि आपके वाक्य विन्यास भी कई बार रेणु की याद दिलाते हैं। हाँ, रेणु मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी चीज़ पढ़ी थी आपने उनकी पहले? उनका मैला आंचल पढ़िए, भी बहुत शानदार है। उनकी कहानियाँ पढ़िए, रसप्रिया पढ़िए। मतलब रेणु का जो कथन है, जिस ढंग से कहते हैं, जिस एंगल से देखते हैं, जितना बारीक ह्यूमर है उनके यहाँ, वो सब मुझे बहुत प्रभावित करता है। उनके जैसा कोई और नहीं है हिंदी में, बाहर का तो मैं जानता नहीं, हिंदी में उनके जैसा कोई है ही नहीं। और अगर मेरे अंदर उनकी कोई झलक दिखाई देती है तो मुझे ये सुन के अच्छा लगता है। हो सकता है बाकी लोगों को लगे कि क्या ये कह रहा है लड़का, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वाक्य विन्यास और तौर तरीका, हाँ, काफ़ी हद तक वो मुझे लगता है कि शायद लंबे वाक्यों में वो डेंस नहीं हो सकती। हाँ। या तमाम सारी चीज़ें, जैसे संजीव की भाषा भी जो है ऐसे लगता है जैसे किसी चढ़ाई पर चल रही है, सहज नहीं है। हाँ, सहज नहीं है।
लेकिन यह है कि एक समय के बाद वो कहानी जब सिर पर चढ़ने लगती है तो वही भाषा जो है बांधती है, वही चलती है। आपके यहाँ ये बात है प्रायः कहानियों में आपने लंबे वाक्यों का उपयोग नहीं किया है, छोटे वाक्यों बात कही है। कुछ कहानियाँ आपकी बिल्कुल जैसे भरतनाट्यम है तो वो बिल्कुल उस तरह के प्रभाव से नहीं, जबकि वो शुरुआती ही कहानी है। हाँ, लेकिन उसमें उस तरह का वाक्य विन्यास नहीं, प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव एकदम अलग है। देखिए, 2 कहानियां 6 महीने के अंतर पे लिखी गई। पहली कहानी लिखी गई भरतनाट्यम, उसमें रेणु जैसा कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी कहानी 6 महीने के अंतर पे लिखी गई कसाई बाड़ा, उसमें दिखाई देता है। तीसरी कहानी फिर लिखी गई श्री उपमा जोग, उसमें नहीं दिखाई पड़ता जी। और चौथी कहानी फिर लिखी गई तिरिया चरित्र, उसमें अंशतः दिखाई पड़ता है ना। फिर 5वीं कहानी लिखी गई कौन सी है, उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई, तो वो केसर कस्तूरी, उसमें फिर नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह है, किसी में दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता। आपके जो चरित्र हैं वो ज़्यादातर बहुत निजी जीवन के आसपास से लिए गए हैं। बहुत ऐसे बनावटी चरित्र नहीं, ऐसे लगता है उनसे अच्छी तरह साबका आपका रहा है किसी न किसी रूप में। इतनी छूट आप जरूर लेते हैं कि किसी ने पैजामा पहना है तो उसको सूट बूट पहनाकर टाई भी लगा सकते हैं, अलग बात है। लेकिन भाषा का जो व्यवहार है वो अपने तरीके से चलता है, उसको रखते हैं आप। तो कितने कैरेक्टर जो आपके सब हैं उपन्यासों में और कहानियों में, मैंने आपकी 7 कहानियों और 3 उपन्यासों का लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत यादगार किस्म के हैं। जैसे पाले, वो एक यादगार कैरेक्टर है, वो गायक है और उस समय कांसीराम के आंदोलन का उदय हो चुका था और रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव और ये तमाम सारे लोग अपने प्रभाव के साथ जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी हद तक वो कर रहे थे। समाज की चिंताएं बदल रही थीं, तमाम सारी चीज़ें। उसी दौर का वो गायक है। वास्तव में आप उससे मिले थे? हाँ। अच्छा, कहाँ के, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसके बारे में उससे अभी हम बाद में भी मिलने गए थे, वो बाद में चेंज हो गया उसका। वो नहीं तो वो जो लटकाने वाली घटना है वो सही वो काल्पनिक। अच्छा। गायक था और जगाता था, ये बात सही है। उसका रियल नाम अभी हम भूल जा रहे हैं। अभी उसका चित्र अगर मुझे मिल जाए तो मैं याद पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो इतनी जल्दी नहीं। अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी। लोक का जो उपयोग आपने किया है, कई जगह पर ऐसा लगता है कि जो जन साहित्य का पक्ष है उसमें वह लोक आपका एक दूसरे तरह का नैरेटिव बना देता है। जैसे तर्पण, अब तर्पण अपनी वैचारिकी में और उसकी पूरी संरचना में तर्पण उसके लिए एक किस तरह का पक्ष है, लेकिन तर्पण आपने किया। वो कहता है कि मैं तर्पण करने जा रहा हूँ, यानी जो ये ब्राह्मणवादी नैरेटिव है वो दलितों के मन दिमाग में भी घुसा हुआ है। क्योंकि दलित है तो उसको तो अगर वो थोड़ा जागृत हो जाता तो तर्पण का वो नैरेटिव न बनाता, क्योंकि वो तो ब्राह्मणवाद तो मानेगा नहीं, उसका विरोधी है, अपने कार्यों में भी विरोधी है, विरोध करता है। इसके बावजूद अवचेतन में इतना घुसा हुआ है कि तर्पण भी कोई चीज़ होती है, हमारे पुरखे अभी तरे नहीं हैं, आज हमने जब इसको मार दिया, नाक काट लिया, तो अब तर गए होंगे। यानी तर जाने और न तर जाने वाला जो है वो दलित के दिमाग में वो नैरेटिव नहीं निकला, जीवन में निकल गया, विचार में निकल गया, अवचेतन से नहीं निकला। तभी तो तर्पण की बात कर रहा, नहीं कुछ और करता। ये इसका तो क्या आपको लगता है कि लोक में जो पूरा लोक व्यवहार है वो कहानियों में वास्तविक रूप में आना चाहिए या फिर उसको वैचारिक तौर पर बदल देने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आप अपनी बात, आप अपनी शुभाकांक्षा बता सकते हैं, लेकिन इसका लाभ लेते हुए कि आपके हाथ में कलम है, आप अपने ही नाम पे अपने खेत दूसरे खेत रजिस्ट्री कर लें, ये गलत है। खेत उसी का रहना चाहिए। हाँ, खेत उसी का रहे, जिसका है उसी का नाम रहना चाहिए। इसलिए विचार, जो करेक्टर का विचार है वही विचार उसमें आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है विजयदान देथा के यहाँ उनकी कहानियाँ हैं।
लोग को वो कभी छोड़ते ही नहीं हैं। फैंटेसी है उनके यहाँ, सांपों की कहानियाँ हैं। सांपों की कहानियों के ज़रिए से मेरा बेटा कहता है कि सांप के ज़रिए से वो पूरी दुनिया दिखा देते हैं। इतने बड़े माने चितेरे हैं वो। और वो विजयदान देथा ने लोक की बहुत सारी कहानियाँ उठाई और लोक के ही कसौटी पर उन्होंने ख़त्म भी किया। पहली उनकी एक कहानी, देखिए वो तो कहानी की बात कर रहे हैं देथा की, हम रियल जिंदगी की बात कर रहे हैं। हमारी श्रीमती जी के गांव में एक LIC के एजेंट हैं, एजेंट नहीं मैनेजर वगैरह हैं, एम्प्लॉई हैं, दलित हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और भक्त हैं अंबेडकर के। इसके बावजूद इस साल उनके पिताजी गया जगन्नाथ जी करके भंडारा दे रहे हैं, हमारी श्रीमती जी को भी न्योता आया है। अच्छा, अब इसको सोच लीजिए आप कि कैसे घूम फिर करके अवचेतन में बैठा हुआ ब्राह्मणवाद सारे अंबेडकरवाद को धता बताते हुए, पीछे ठेलते हुए, हाथ में पैसा आ गया, सम्मान आ गया, तो वो ब्राह्मणवाद निकल के चला आ रहा है। इसका क्या मतलब लॉजिक दिया जाए? कैसे वो अपने बाप को नहीं समझा पा रहे हैं और खुद कैसे नहीं समझ रहे हैं? देखिए, समझाने, घर के लोगों को समझाने का काम तब तक नहीं हो सकता, मुझे लगता है जो कि जब तक घर के लोग आपके विमर्श के हिस्से नहीं बनेंगे। हमें तो लगता है कि वो खुद उसके हिस्से नहीं हैं। वो जो LIC के अधिकारी हैं उनके खुद के अंदर वो घुसा हुआ है। ना घुसा हुआ होता तो इतने लंबे समय में 30 साल की ज़िंदगी में अपने पिता को वो समझा ना पाते। बातचीत अगर नहीं होगी, पिता पिता ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। खर्चा तो यही दे रहे हैं। नहीं, खर्चे से नहीं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आमतौर पर घर के भीतर पत्नियां बड़ी धार्मिक हो जाती हैं, पति लोग क्रांतिकारी हो जाते हैं और वो मानते हैं कि वो तो जाहिल है, और फिर संवाद खत्म। फिर वो 25 साल की ज़िंदगी और चलती रहती है और दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी बने भोजन बन गया है, कर लीजिए, और कपड़ा ये वहाँ रखा है और वहाँ जाएंगे, कब तक आएंगे, इससे ज़्यादा संवाद नहीं होता। संवाद गायब तो फिर चीज़ें अपने आप गायब हो जाती। फिर एक आदमी तिरही करेगा, दूसरा आदमी तिरही का विरोध करेगा, और दोनों में पता लगेगा जो तिरही कर रहा है तो लोग उसके पक्ष में है कि इसके बिना तो तरेंगे नहीं, तो वही जीतेगा, हमेशा वही जीतेगा। ये बहुजन आंदोलन के साथ हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या हम लोगों को किसी और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? कुछ उसमें कुछ गुंजाइश बनाई जा सकती है कि ये क्रियाएं होती रहें, लेकिन मूल लड़ाई की तरफ। देखिए, जो सचेत हो गया वो सबको धता बता के वही करता है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर कहते हैं, हमारे गांव पे जो संभालते थे जी। आप गए थे तो दुर्गापुर बाजार में उनकी दवा की छोटी सी दुकान थी। पता नहीं आपसे मुलाकात थी कि नहीं, अभी उनकी डेथ हो गई। अच्छा। उनकी माता का देहांत हुआ, बीमार थी, 1 महीना उन्होंने सेवा किया, अच्छी दवाई किया, लेकिन उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो उन्होंने कहा अब उठाओ माँ को। ले गए अपने खेत में, एक गड्ढा खोदे, गाड़ दिए, और आए नहा धो के कहे खाना बना हो तो खाना दो। तो कहा अरे सब दाग दीजिए, सिर मुड़ाइए, ब्राह्मण बुलाइए, नाऊ बुलाइए, तिरही करिए। कहा ये सब कुछ नहीं। माँ जब तक जीवित थी वो व्यक्त थी, जब मर गई मांसपिंड हो गई। अब खेत में उनको गाड़ दिया और खाद हो जाएंगी, तो अगले साल 2-4 किलो बढ़ के होगा। अच्छा। माँ की अब यही उपयोगिता है। अब उसमें हम घर में जो अन्न है उसको भी लोगों को बांट दें तो माँ की उपयोगिता नहीं होगी। माँ की जो उपयोगिता थी हो गई। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अकेले एक आदमी कुछ नहीं किया। लेकिन क्या समाज ने उनको उसी रूप में स्वीकारा? वो ऐसे क्रांतिकारी थे कि कहा अरे भाई उनकी बात छोड़ो, उनकी बात छोड़ो। जब उनकी डेथ हुई तो 3 गांव के लोगों ने तिरही खाई। उनके बेटों ने कहा, अरे लोगों ने कहा भाई वो नहीं मानते थे, आप क्यों कर रहे हो? कहा उनकी बात उनके साथ गई, हमारे पिता थे, हम मानते हैं, हम करेंगे। क्या बात है। उन्होंने अपने माँ को के खेत में गाड़ दिया, जलाया भी नहीं कि खाद हो जाएंगी, और कुछ नहीं किया। एक आदमी को नहीं खिलाया, न खुद एक मीटिंग उपवास किया। और उनके बेटों ने, तीनों बेटों ने मिलकर 3 गांव का भोजन कराया तिरही के दिन। तो ये समाज की संरचना मतलब उधो कहीं न जाए का कही। इस तरह सही बात है, केशव कहीं न जाए, केशव कहीं न जाए का कही। आपसे लोगों की शिकायत ये रही कि आप लंबी जो लेखन की प्रक्रिया है उससे भागते हैं, इसलिए कहानियों में ही रमे रह गए। बाद में आपने 2 छोटे उपन्यास लिखे। सही। आपने कहा किसान जीवन पर
लिखूंगा और किसान जीवन पर एक कहानी आपकी आई। फिर उसके बाद आपने एक लंबा पाज लिया, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि ये हुई कि अगम बह दरियाव आ गया। अगम बह दरियाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारे कहानियों के आयाम हैं। दलित जीवन है, पिछड़ा जीवन है, बबुआन है, और उसके बाद षड्यंत्रों की तो एक पूरी तरह से समझ लीजिए कि श्रृंखला ही है। और उसमें बैंक अधिकारियों का और कई ऐसे अधिकारियों का, कुर्की अधिकारियों का एक बड़ा जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। तो ऐसे लगता है कि एक स्तर पर डरावना है और तमाम सारी चीज़ें हैं। उसमें एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि वो क्या है कि एक जो है कैरेक्टर है उसमें जो क्या देखिए याद नहीं आ रहा अभी। आप प्रसंग बताइए तो मैं बता दूंगा, घटना बताइए। हाँ, अभी पूरी घटना। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि उस उपन्यास के बारे में जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा, उसमें एमएसपी का सवाल है। आपने एमएसपी के सवाल को किसानों से जोड़ा, लेकिन गन्ना मिल को दलित जो है कह रहे हैं कि अगर हम एमएसपी के आंदोलन में जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हमको महंगा खरीदना पड़ेगा। सही बात है। इस अंतर विरोध को किस स्तर पर महसूस किया था आपने? गांव में महसूस करते हैं, रोज गांव में महसूस करते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें अनाज मत दीजिए, हमें कैश दीजिए, हम खरीदेंगे जो बाजार का भाव होगा। अच्छा। आप तो हमें वही, हम 3 किलो मजदूरी के लिए तो आंदोलन हुआ था मेरे उपन्यास में। फिर मायावती आई तो 40 रुपया रसदाना का नारा चला कि अब हम रुपया लेंगे 40, सन 95 में। उसके बाद अब औरतों को 200 मिल रहा है, और 200 में अगर गेहूं लेने जाइए, गांव में तो गेहूं 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो गांव में मिल जाता है, तो 200 रुपए में कितना मिल जाएगा? और उस तरह तो 3 किलो 4 किलो मिलता, तब वो पैसा ले रहे हैं। तो दलित के घर में गेहूं नहीं पैदा हो रहा है, मजदूर कहिए, दलित चाहे मजदूर कोई भी हो, आपको एमएसपी कह रहे हैं, आप एमएसपी दीजिए, मान लीजिए 30 रुपए किलो गेहूं खरीदिए हमसे, तो उस मजदूर को 30 रुपए किलो बाजार से खरीदना पड़ेगा। और अगर एमएसपी 20 रुपए किलो रहेगी तो उसको बाजार से 20 रुपए किलो में मिल जाएगा। तो जितनी मजदूरी आप 200 रुपया दे रहे हैं, एक तरह से उसको 10 ही किलो मिलेगा और एक तरह से उसको ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए श्रमिक और किसान जो बेचने वाला है, उन दोनों के हित आपस में टकराएंगे। ये ज़मीनी बात है, ये बाहर दूर बैठ के नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि बहुजन आंदोलन में जो फ्रैक्शन हो सकता है, हाँ। वो इसी बात पर कि भूमिहीन बहुजन और भूमि काश्तकार बहुजन, काश्तकार बहुजन के पास इतना पैदा ही नहीं होगा कि वो जा करके एमएसपी पे बेचे, खाने भर का ही पैदा होगा। हमारे यहाँ आसपास कोई दलित ऐसा नहीं है जो इतना उसके पास बेचने को मिल जाए, अपने खाने भर का गेहूं पैदा कर ले। मध्यवर्ती जातियों में भी कुछ भूमि वाले हैं जो बेचते हैं, बाकी तो अपने खाने भर का पैदा करते हैं। और जो दलित जातियां हैं वो जरूरी थोड़ा है कि गेहूं ही बोएं, वो सरसों बो देंगी, जितना उनको समझेंगे हमारा सरप्लस होगा खाने भर का गेहूं बोएंगी, बाकी दलहन बो देंगी, सरसों तिलहन बो देंगी, आलू बो देंगी। तो अपना वो ऐसा सेटलमेंट करेंगी कि एमएसपी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, बुनियादी बात यह है कि वहाँ एमएसपी के संघर्ष, जैसे एक चीज़ और इस उपन्यास से एक सवाल पैदा होता है कि अवध में 3 किसान नेता जो है 1920-22 में जो अवध किसान विद्रोह 22 में हुआ था, उसके 3 इलाकों में 3 तरह के उसके नेता हैं। एक तो बाबा रामचंद्र हैं, एक छोटा रामचंद्र है, और एक कौन पासी हैं। तो ये तीनों जो है 3 तरह के नेता हैं, 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपके ऊपर जो पूरा आंदोलन आप दिखाते हैं उसमें अपने उपन्यास में, तो किसका प्रभाव आप ग्रहण करते हैं? कि हम तो उसमें ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की नीति ऐसी हो कि उसमें श्रमिक का भी फायदा हो, और जो कम पैदा करता है उसका भी फायदा हो किसान का, और जो कई
टन बेचने वाला हो उसका भी फायदा हो। और उसके लिए मैंने उसमें एक रास्ता बताया है, उसमें एक रास्ता बताया है कि दाम आगे ऊपर नीचे करने के बजाय आप सब्सिडी दीजिए, खाद सस्ती दर पे दीजिए, सिंचाई सस्ती दर पर दीजिए, जो भी दवाएं सस्ती दर पर दीजिए। इन सबको करेंगे तो लागत कम हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ गेहूं की लागत 30 रुपया किलो है और बिक रहा है उसका MSP 22 रुपया 25 रुपया, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 5 रुपया का डिफरेंस आज भी है। पैसा ज़्यादा हमारा खर्च में लग जाता है और पैसा मिलता हमें कम है, तो जो बेचने जाएगा वो घाटा उठाएगा। लेकिन अगर सब्सिडी मिलने लगेगी तो लागत कम हो जाएगी। जो 30 रुपये लागत है सब्सिडी से वो 18 रुपये हो जाएगी। और फिर 20 रुपये आप अगर रखेंगे MSP तो 2 रुपये का फ़ायदा सबको मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं बढ़ाना चाहती MSP, इस पर कभी विचार किया गया है? क्यों सरकार इतनी लड़ाई के बाद भी नहीं बढ़ाना चाहती? आपको क्या लगता है? मैंने लिखा है उसमें ये लिखा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पर उसकी कीमत तय की जाती है। हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनको एक सर्टेन रुपए पर ही एक्सपोर्ट करना है, और अगर हम MSP बढ़ा देंगे तो उनकी परचेज का दाम बढ़ जाएगा। हम 30 रुपया कर दें तो उनको एक्सपोर्टर को 30 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। फिर जो एक्सपोर्ट का रेट इंटरनेशनल है, हो सकता है वो 32 रुपये हो तो उनका मार्जिन 2 रुपया रह जाएगा। अगर MSP 20 रुपया है, अब वो 32 है तो इनको मार्जिन 12 रुपये हो जाएगा। तो एक ऐसी लॉबी जो एक्सपोर्टर की है, सरकार के गला पकड़े रहती है, गला पकड़ने की स्थिति में है वो, तो वो पकड़े रहती है। वो गला ना पकड़े, किसान उतना तेज़ी से गला नहीं पकड़ सकता, कमज़ोर है, तो इसी वजह से वो MSP बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि MSP बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्टर का मार्जिन कम हो जाएगा और एक्सपोर्टर का रेट जो है, जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट तय कर रहा है, वो आपके देश के हाथ में नहीं है। तो ये जो चेन है, इसकी वजह से, इसी का इलाज मैंने बताया है कि आप अगर सब्सिडी दे दीजिए तो किसान का भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसका उत्पादन का कीमत ही कम हो जाएगी और मजदूर भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी कम दाम पर ही मिल रहा है। तो जो आप क्लैश बता रहे हैं वो क्लैश भी ख़त्म हो जाएगा, मजदूर और किसान के बीच का क्लैश ख़त्म हो जाएगा, किसान और सरकार के बीच का क्लैश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर का हित दांव पर नहीं रह जाएगा। मैंने जितना अध्ययन किया है मुझे यही सबसे अच्छा लगा है। अब इस पर अर्थशास्त्री अपना सोचे, मेरा अपना सोचना ये। आपके उपन्यास में जिसको बाद में नायक का दर्जा मिलता है, उस व्यक्ति की भूमिका किसान से कुछ अलग है। माने वो सच्चा किसान नहीं है। वो उसका बेटा ट्रैक्टर लेता है, ट्रैक्टर से वो मिट्टी ढोने का काम करता है, जिससे घर में अतिरिक्त आमदनी आए, खेती से नहीं। उसका एक बेटा है जो खेत बेचकर चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए, फिर वो नौकरी पा भी जाता है और वो घर से अपना संबंध उस तरीके से नहीं रखता। बड़ा बेटा उसका है और उस व्यक्ति ने अपने समधी की ज़मीन का कागज़ दिखाकर ट्रैक्टर ले लिया, शामिल करके उनको भी शामिल करके। हाँ, साखातेदार। बाद में पता लगा कि वसूली की नोटिस वहाँ भी पहुँच रही है। वो समधी आया और उसने कहा कहाँ है वो बेईमान जो है, और वो दुबक गया घर में। एक बहुत मार्मिक दृश्य, आपने पता नहीं इस तरह के दृश्य आपको बनाने की प्रेरणा कैसे मिलती, बहुत मार्मिक है कि उसको देखा कि वो नहीं आ रहा है तो उसका कुर्ता रखा हुआ है, उस कुर्ते को ज़मीन पर पटक के उसको लतियाता है और उस पर थूक के चला जाता है, यानी उसके ऊपर उसके मुँह पर थूक दिया। ये एक, अगर उसकी बेटी और सास ना होती वहाँ तो हो सकता है पेशाब कर देता। हाँ, तो ये जो पूरा दृश्य है, इस दृश्य ने एक चेंज ये किया कि उसको ग्लानि हुई। ग्लानि
खेती के दबाव परोक्ष हैं उसके ऊपर, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो पहलवान जैसे लोगों के यहाँ हैं और तमाम सारी चीजें, लेकिन पहलवान के सपने में वही आता है, वही आपके यहाँ नायक बन जाता है। ऐसा क्यों आपने किया कि जो पहलवान है, जो जीवित है, वो मरा नहीं, सुसाइड नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति जो खेती से उसकी ये बताइए, हाँ, जो मरा नहीं, सुसाइड नहीं किया, झेल रहा है, उसको आप नायक कहेंगे कि जो मर गया, फांसी लगा लिया, वो नायक होगा? वो तो भगोड़ा हुआ, नायक कहाँ हुआ? तब आप कैसे कह रहे हैं उसको आपने नायक बना दिया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। उसमें जो है वो सपने का केंद्रीय व्यक्ति बन गया, ये सवाल है मेरा। चाहे जो बन गया, सपने में आ रहा है, वो भी डर रहा है, लेकिन वो लड़ रहा है। तुमने आपने उसको जब वो आते हैं सपने में कि चलो ये मृत्यु लोक से मैं कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने ये फैंटेसी है कि वास्तविक आप क्या किस रूप में उसको इस्तेमाल नहीं, फैंटेसी है। सपने में उनके आए हैं पहलवान, कहते हैं चलो इस मृत्यु लोक से गुजारा नहीं होने वाला है, तुम भी मर जाओ, तुम भी हमारे साथ चलो, ऊपर मृत्यु लोक में चलो। तो उठ के भागे, कहे अरे क्या हमको कहने आए हैं? तो यह श्रमशील आदमी है, ये मरने की सपने में भी नहीं सोच रहा है। और सपने में कौन सोच रहा है? जो फ्री में खाया है, वो पान वाला कहता है। ऐसा लगता है, लेकिन आपका जो उपन्यास है वो कई स्तरों पर मुझे लगता है कि उसमें उसके कई छोर हैं। एक तो वह जो नाई है, उसका नाम शायद संतोखी, जो अपनी ही ज़मीन पर उसका कब्जा नहीं है और वो बरसों लड़ता है। जैसे राग दरबारी का लंगड़ है, उसी तरीके से संतोषी है। उसके अलावा वह ठाकुर है, जंगू है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिस पाणे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो फांसी लगा लेता अपने समधी के द्वारा अपमानित किए जाने पर, वह एक बार उसको कुर्की वाले पकड़ के ले गए और एक ऐसे कोठरी में बंद कर दिए जहाँ नाली थी, और वहीं उसको वो भी होना था, निवृत्त भी होना था। और बड़ा वो है, उसके पहले जो है वो एक पान का प्रसंग आता है, उसमें पनवाड़ी उसकी लानत मलामत करता है कि कभों ऐसे किए नहीं मेहनत वाला काम तो पकड़ के आओगे ही। क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत का जो ये परिदृश्य, जहाँ ब्राह्मण हल की मुठिया नहीं पकड़ता है, वह खेती के कारणों से, खेती की समस्याओं से, किसान समस्या से ग्रस्त है? ऐसा आपको लगता है? देखिए, आप बहुत अंदर तक जाइएगा तो ये पाइएगा कि पाणे अपनी ज़मीन नीलाम होने के कारण फांसी नहीं लगाया। ज़मीन नीलाम होने के कारण वो थोड़ा माइंड उसका ज़रूर डिस्टर्ब हो गया, और उसकी दवाई शहर से चल रही है, डॉक्टर की दवाई चल रही है, लेकिन वह अपने सामंती मूल्यों और संस्कारों का झटका खाने से फांसी लगाया। क्योंकि जमीन की नीलामी तो वो झेल गया था, बस डिरेल्ड थोड़ा हो गया था, उसका इलाज चल रहा था। उसके बेटे को एक आदमी भी मिल गया था जो कह रहा था कि चलो हम तुम्हारी कुर्की हाई कोर्ट से खारिज करवा देंगे। और वास्तव में बहुत सारे लोगों की कुर्की हाई कोर्ट से स्टॉप हो जाती है, कोई टेक्निकल ग्राउंड हो जाता है, कोई। पाणे की फांसी उनके सामंती मूल्यों पर चोट पड़ने से हुई है। जब उनके समधी आते हैं और उनकी खतौनी लगाकर वो लोन लिए हैं, अकेले उनके बस का नहीं था। वो पहले से कह रहे थे कि हमारे अकेले बस का नहीं है, और उस नीलामी से इतना पैसा नहीं मिला कि बकाया की पूरी रकम जमा हो जाए। तब सह खातेदार से वसूली होगी, यही नियम है। और सह खातेदार इतना ज़्यादा बिगड़ता भी नहीं। लेकिन इसका जो नालायक बेटा है, दौड़ के ट्रैक्टर 4 महीने में बिना बताए खींच लाया था अपने ससुराल। जैसे ही पता चला कि कर्ज माफी हो गई है, पता चला ना अखबार में कर्ज माफ हो गया, जी जी जी, वो अगले महीने गया, घसीट लाया अपना ट्रैक्टर वहाँ। तो उसको चोट नहीं लगी होगी उस समधी को, बिल्कुल, कि हमारी ही खतौनी, हम सह खातेदार हैं, ये ट्रैक्टर आधा हमारा भी है।
और जब नहीं चला पा रहे थे तो हम लाए, हम बनवाए। अब पता जैसे ही चला वैसे ही बेटे को भेज गए। उनको क्या पता कि लड़का अपने आप गया है कि बाप ने भेजा है। तुरंत बेटे को भेज के मंगवा लिए 4 महीना में, 6 महीना में। और तब उस मंगवा लिए तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही फिर कुर्की 2 महीने बाद ही पहुंची तब उनका खून खौल गया कि बताइए अब हमारा ही खेत नीलाम होगा। ट्रैक्टर खिंचवा ले गए, आधे के हकदार हम हैं। तब वो आकर के अपना सामंती रूप दिखाए कि चाहे समधी हो चाहे ससुर, तुम कुछ हो, तुम तो 2 कौड़ी को हो, हम तो तुमको बहुत बड़मनाई समझते थे। जब बूता नहीं था तो काहे को ट्रैक्टर खरीदने चले इलाके में बड़मनाई दिखाने के लिए। ये जो सामंती मूल्यों पर चोट पहुंची, बहुत ऐसी चोट जो कभी पाड़े झेले नहीं थे, उस दृश्य की कल्पना करिए। तब वो दिमाग तो उनका पहले से याद आ उठा, तब वो भाग के गए फांसी लगा। क्योंकि छोटा बेटा भी जो है, हाँ। उसका एक बड़ा मार्मिक दृश्य है कि वो शाम को अपना खेत देख रहा है और हाँ। कह रहा है कि ये फलाने का खेत जो है, हाँ। वो बैनामा होगा, जो भी लेना चाहे तो 1 लाख रुपए एडवांस दे दे। बयाना अभी और रजिस्ट्री भगवत पांडे के मरने के तुरंत बाद। भगवत पाणे का जो पूरा कैरेक्टर है, कुर्की का जो प्रसंग है और कुर्की से मुक्ति का जो प्रसंग है, हाँ। वो टिपिकल ब्राह्मणवादी जो रवैया रहा है उत्तर भारत का, हाँ। कि कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या को प्रॉपर चैनल से हल करने की उनकी कोई टेंडेंसी है ही नहीं। हाँ। वो कहते हैं अच्छा कहाँ वहाँ विधानसभा में हमारा कौन परिचित है भाई, वो चपरासी है कि क्या है, हाँ। और उससे विधायक जी से मिलेंगे और फिर वो जो है वहाँ हाई कोर्ट में कहलवाएंगे, या हाँ। ऐसे जो है, हाँ। मैंने वाया जो है वो पावर सेंटर में पहुंचने की, उस पावर सेंटर में पहुंच, जो सामंती मूल्य दिमाग में हजारों साल से भरे हैं कि हमारा काम ऐसा होगा, हमारे लिए नियम कानून कोई चीज नहीं है, हम देखो कैसे अपना काम कराते हैं, हमारे आदमी वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं। अगर ये ना होता तो क्यों ऐसा होता? तो इसके मुकाबले पिछड़ों के पास तो उस तरह के लोग हैं नहीं, पिछड़ों के पास नहीं। और अगर पिछड़े लोग हैं भी पावर सेंटर के आसपास तो पिछड़ों को उस तरीके से अपने आसपास फटकने नहीं देते। हाँ? तो इसका मतलब पिछड़े रियली वो तमाम सारी इकाइयों का उत्पीड़न झेलते हैं, हाँ? अपमान झेलते हैं, हाँ। लेकिन उनकी जिजीविषा इतनी ज्यादा है कि सब झेल करके भी वो झेलते ही चले जाते हैं। जैसे संतोखी को देखिए, पहलवान आत्महत्या नहीं करते, पहलवान आत्महत्या नहीं करते, वो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ? उनके पिता विद्रोही को कितना धोखा देते हैं सब लोग मिल करके परदानी में। हाँ, वो एक वो प्रसंग याद आ गया कि वो भैंस जो है का एक प्रसंग है, हाँ? कि एक सेक्रेटरी आया, हाँ? और उसने कहा कि ये सरकार जो है फ्री में भैंस दे रही है, हाँ? और छूट भी दे रही है, आधी छूट, और वो सब करके भैंसिया दिलवा दिया, हाँ? और उसका जो छूट वाला मामला था वो खा के चला गया। हाँ? अब पता लगा 10 साल के बाद इनके यहाँ वो कुर्की आई। मैंने ये आलम है समझदारी का, और ये आलम है भोलेपन का कि उसको मान ले रहे हैं। सरकार और बहुजन समाज के बीच में जो तालमेल था, हाँ। या जो उनके आपसी अंतर होने चाहिए, जो होने चाहिए, जो वो नहीं है, वो नहीं है, आगे भी लगता नहीं कि होंगे। इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? ना समझी और मीडिएटर का बीच में होना, और मीडिएटर का बहुत सातिर होना। जो सवर्ण जातियां हैं बहुत सातिर हैं, वे हमेशा सत्ता से लड़ती नहीं हैं, सत्ता के करीब हो जाना चाहती हैं, मीडिया माध्यम हो जाना चाहती हैं, दलाल हो जाना चाहती हैं, और दलाल बनकर उनका हाथ बनकर उन गरीबों के हिस्से पर डाका डालना चाहती हैं। यही तरीका हजारों साल से रहा है और यही आज भी है कि जैसे ही किसी के हाथ में कोई ताकतवर थोड़ा होता है तो ताकतवर के साथ बैठता है, वो ताकतवर से लड़ाई नहीं करता, चूसता है गरीब को और मेल मिलाप करता है बड़े से। तो ये हमारी जो सत्ता संरचना उसी तरह बनी है जैसे सामाजिक संरचना है, और सामाजिक संरचना मुगल आए उनके पीछे पीछे चल पड़े, जो भी हमसे ज़्यादा ताकत वाला है उसको हम सब कुछ मान लेंगे, और वो जैसा कहेगा, जैसे बाज पर आए पानी पर तू पक्षीन न मार, कहते हैं ना कि व्यर्थ में तुम श्रम करते हो। बाज के गले में यहाँ बांध दिया जाता है पट्टा, जो शिकारी है बाज को पालता है, और पट्टा बांध देता है और
दिखा देता है कि जाओ उस कबूतर को मार के लाओ। वो कबूतर को मार के ला देता है, लेकिन वो खा नहीं सकता, उसका गला पट्टे से बंधा। हाँ, पट्टे से बंधा है, मतलब निगल नहीं सकता। दिन भर में 10 चिड़िया मरवाया और फिर एक ठो उसको खाने को दे दिया। हैं तो कैसे सुकृत न श्रम वृथा देखो विचार, और बाज पर आए पानी पर तू पंछीन न मार। तो ये सब बाज हैं, लेकिन उन छोटे पक्षियों के लिए बाज हैं, तो उनके पालतू हैं। तो यही टेंडेंसी हमारे समाज में अलग अलग लोगों के खून में अलग अलग प्रकार से प्रवाहित हो रही है और वही नतीजे दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आपने खेतिहर समाज की समस्याओं के मद्देनजर ब्राह्मणवाद से संघर्ष किया है? इसमें ब्राह्मणवादी टेंडेंसी से संघर्ष किया है आपने इसमें? देखिए, सामने स्पष्ट रूप से बहुत विचार कर हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा। जैसा होता है, जैसा होता आया है, वही हमने दिखाया है, उसी तरह दिखाया है। अब उसको आप संघर्ष दिखाई देता है तो संघर्ष मान लीजिए, यथा स्थितिवाद दिखाई देता है यथा स्थितिवाद मान लीजिए। हमारे ब्लड में, समाज के ब्लड में जो है वो मैंने दिखाया है। व्याख्या करने वाले दूसरे लोग हैं, किसी को कहीं कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा। पहले से व्याख्या करके मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, इस पे फेसबुकिया चर्चा तो काफ़ी हुई, लेकिन क्या गंभीर बातचीत इस पर संभव अभी हुई? कई लोग गंभीर बातचीत के लिए कहे कि हम कलम उठाए हैं और ये बहुत काल पात्र जैसी चीज़ आप ले आए हैं और इस पर बहुत मेहनत से लिखना है। धाकड़ धाकड़ लोगों ने कहा, खुश हुए इस उपन्यास के आने से, खुश हुए। लेकिन अभी तक वो लोग लिख रहे हैं, अभी तो आया नहीं है सामने। या तो इतना बड़ा है, या तो इतना बहुआयामी है, या तो इसमें इतनी मेहनत है कि और ज़्यादा समय की अपेक्षा है, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छा तो सब कह रहे हैं, लेकिन उस तरह अंदर घुसने की कोई खराबी भी नहीं बता रहा है। लेकिन जिस तरह उसका पहले आलोचक लोग किया करते थे, बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण, अभी ऐसा आया नहीं है। कथाकार देवेंद्र का अभी एक आया है, उन्होंने किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि यह हिंदी में ऐसा उपन्यास आज तक मैंने दूसरा नहीं देखा। एक वाक्य तो उन्होंने ये कहा है, और एक वाक्य ये कहा है कि यह किसी मामले में गोदान या महिला आंचल या और किसका नाम लिया है कि इनसे किसी मामले में पीछे नहीं है, कम नहीं है, ये कहा है। एक चीज़ ये मुझे बताइए कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की नियति कई तरह से तय होती है। वो समाज से भी तय होती है कि किस समाज का हिस्सा है और उसकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल रही है कि दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में विद्रोही की भूमिका निभाई, लेकिन अंत में उसको सरेंडर करना पड़ता है। डकैत हमेशा सरेंडर करता है, या फिर पान सिंह तोमर में वो मारा जाता है। जो न्याय चाहिए उसको वो मिला कि नहीं, वो सवाल वहीं का वहीं है। लेकिन व्यवस्थागत मूल्यों के आधार पर उसका अंत तय है। लेकिन आपके यहाँ दो चीज़ें, बिमली को कलछुल से दागा जाता है ताकि जो है इसके निशान को देखकर इसकी बेवफाई या इसका जो उसने की नहीं है वो दूर से पता लग जाए, उसके चरित्रहीनता का पता लग जाए। लेकिन कुच्ची का कानून आपने कहानी लिखी तो उसमें कुच्ची एक बच्चे की माँ बन रही है, विधवा है, लेकिन पति का नाम ने उस बच्चे के पिता का नाम जाहिर ही नहीं करती। पंचायत बैठती, सबके साथ उसका संघर्ष होता है। एक अनयूजुअल अंत है। पितृसत्ता बिमली के यहाँ भी है, पितृसत्ता कुच्ची के यहाँ भी है, और इसके बावजूद एक को झुका दिया गया जबरन। पितृसत्ता की ताकत है, एक जो है तर्क दे रही है नहीं बताऊंगी, और वो झुक नहीं रही है। इसी तरीके से इस उपन्यास में एक दलित नायक है जंगू। जंगू लगातार संघर्ष कर रहा है और
अनेक अनेक स्तरों पर उसको संघर्ष करना पड़ रहा, अनेक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। वो लड़की को उठा ले जाता है लेकिन उसको फिर वापस भी करता, कहता है कि इसकी ऐंठ तोड़नी थी तो तोड़ दिया, और जबकि लड़की का बाप पुलिस में है। जंगू नहीं मरता है, उसको जहर देने की कोशिश की जाती, तमाम सारी चीज़ें। ये क्या माने इस तरह के यूजुअली जब आप करते हैं एक अलग शिव मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, वो भी ताकतवर शिव मूर्ति हैं। अनयूजुअल अंत जब करते हैं, अपनी जिद पर उसका अंत जो है करते हैं, अपनी शर्तों पर करते हैं, तब भी शिव मूर्ति की एक ताकत दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे सहमति बहुत नहीं बनती है लोगों में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बिमली की बात आप किए, बिमली के पहले एक शनिचरी थी जिसकी बेटी बेच दी गई थी कसाई बाड़ा। जी जी। उसके 18-20 साल बाद बिमली जवान होती है। बिमली लड़ती है, सरेंडर नहीं करती है, मिट्टी के तेल निकाल कर अन्यायी को फूंकने जाती है, उसकी चारपाई पे गिराती है। अगर वो वहाँ मिल गया होता तो उसका भी अंजाम वही होता। तो शनिचरी भी लड़ती है, लेकिन उसको धोखे से जहर दे दिया जाता है, हार जाती है। फिर भी अगली पीढ़ी है उसकी, मान लीजिए 20 साल का अंतराल है, और अगली पीढ़ी भी लड़ती है, वो भी हार नहीं मानती किसी हालत में। लेकिन वो जब उसको फूंकने के लिए जाती है तब तक वो ज़्यादा शातिर है और वहाँ से हट चुका होता है, इसलिए वो बदला नहीं ले पाती है। हारना जीतना कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, हालात पर भी डिपेंड करता है। आप देखिए, लोग बड़े बड़े किले लड़ रहे थे, वो चंगेज़ खान या बाद में वो जो तैमूर लंग लड़ने के लिए आया तो उसके पास बारूद थी, तो बारूद का गोला नीचे लगा देता था, किले की दीवार उड़ जाती थी, आराम से जीत जाता था। बाकी लोगों के पास बारूद नहीं थी। तो इसी तरह किसी का हारना या जीतना बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसकी विल पावर पर निर्भर नहीं करता। तो परिस्थिति बस बिमली दाग दी गई, और परिस्थिति बस अगले बिमली के बेटी मान लीजिए कुच्ची आई, उस दर्जा 7-8 तक पढ़ भी ली। समय बदल रहा है ना, 7-8 तक पढ़ ली और बोलका है, कुछ उसके पक्ष में भी गांव के आधे आधे लोग हो गए, कुछ न्याय संगत समाज भी बना। तो ये परिस्थिति ऐसी बनी कि वो अपनी वाक्पटुता से और समाज की ग्राह्यता से वो जीत गई। जंगू का जहाँ तक बात है, जंगू अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है अकेले। वो हार भी सकता है, वो कहता है कि हमारी ज़िंदगी के दिन बहुत दिन नहीं बचे हैं। जो चिट्ठी लिखता है, कहा हमारी ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जितने दिन बचे हैं उतने दिन हम धरती का बोझ कम करने का मुझे मौका दिए रहिए। तो अगर ये जंगू हो सकता है उसको जहर दे दिया जाता, मर भी जाता, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, कुच्ची जीत गई, अब जंगू भी जीतेगा। और आगे के 20 वर्षों में हो सकता है जंगू जैसे लोग ही, जहाँ लंपट, धूर्त और दूसरे लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ जंगू जैसे लोग पहुँचने लगे। अभी तो वे लोग नहीं पहुँच रहे हैं जिनको पहुँचना चाहिए, लेकिन अगला 20 वर्ष में एक पीढ़ी बदलती है या 40 वर्ष में बदलती है, तो हो सकता है जंगू जैसे लोग पहुँचना। जंगू जैसे लोग हो सकता है ज़्यादा प्रासंगिक हो जाएं। अभी कुछ प्रासंगिक हैं, अब उनके लिए, संतोखी के लिए तो जंगू ही सब कुछ हो गया, सारे कोर्ट के ऊपर वही हो गया। और उनका रिश्तेदार बताता भी है कि हमारी ये बंदूक सारी कोर्ट से ऊपर है, कहता ना उसको धक्का मारता है तो कि ये सारी कोर्ट से ऊपर है हमारी बंदूकिया, और जंगू दिखा देता है कि बंदूकिया ही वास्तव में सबके ऊपर हो गई जी। तो ये जो बंदूकिया की प्रासंगिकता है, अगर डेमोक्रेसी के अंदर उसके एलिमेंट्स में फेल्योर आइटम बढ़ेंगे तो ये बंदूकिया की प्रासंगिकता अगर बढ़ेगी तो कैसा समाज निर्मित होगा, यह प्रश्न भी यह उपन्यास खड़ा करता है, और इस पर भी जरूर विचार किया जाना चाहिए। ये भी एक एंगल है। एक चीज़ और है इस उपन्यास में, एक चीज़
ये दिख रही है कि संतोखी जैसे एक प्रजा जाति का व्यक्ति है, उसका उत्पीड़क सवर्ण है, आत्महत्या करने वाला वो परजीवी समाज का हिस्सा है, लड़ने वाला वो ओबीसी है और लड़ाई के एक बुनियादी घटक के रूप में दलित भी हैं। जंगू दलित कैरेक्टर है जो बंदूक उठाने तक पहुंचा है और अब उसके अपने सिद्धांत हैं। पहलवान तमाम सारी महंगाई और गरीबी बदहाली को झेलते हुए भी लड़ने को अभिशप्त है। चीज़ें बदल रही हैं। लड़का शहर में पढ़ने गया है, गोबर अगर लखनऊ में आके काम करता है तो वो भी कह रहा है कि हमको इतनी फीस लगेगी और ये है, और आगे क्या भविष्य में उसका रवैया होगा, घर आएगा कि नहीं आएगा। इधर से कह ले खेत बेच के हमको घर भी खरीदना है, कुछ भी हो सकता है। जो भारतीय जाति संरचना है, ख़ास तौर से उत्तर भारत में प्रजा जातियों के बीच और खेतिहर जातियों के बीच जो प्रतिरोध है, क्या वो अलग अलग है? अगर संतोखी चमार होता या अहिर होता तो क्या ठाकुर साहब उसी तरीके से कब्जा कर लिए होते? ऐसा आपको कभी समझ में आया कि वो जो इस संतोखी का इतना अपनी ही ज़मीन से बेदखल रहने का पूरा समय है, अगर वो किसी मजबूत खेतिहर जाति का सदस्य होता तो उसको कब्जा नहीं मिलता? तो शुरुआत में ही जब वो उसको मान लीजिए, शुरुआत में पहली चीज़ तो कब्जा नहीं कर पाते, पहली चीज़ तो वो हिम्मत नहीं करते कब्जा करने की, और अगर फर्जीफिकेशन के आधार पर कर भी लेते तो एक ही कोर्ट से डिग्री होने के बाद फिर आगे नहीं जाता, फिर वो हावी हो जाता। वो जिसकी ज़मीन थी, जब एक कोर्ट से उसको मिल गया डिग्री तो वो पा जाता। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ के इस नैरेटिव में, इधर के लोगों में दबी कुचली जातियाँ या विधवाएँ उन्हीं का ये लोग कर पाएंगे या करते हैं। अब ये इतने सरहंग भी नहीं रह गए हैं कि जैसे ज़मींदार हुआ करते थे। अब कहने के लिए ये भी सांप हैं, लेकिन ये वो वाले सांप नहीं हैं जो बहुत विषधर होते हैं, नाग नहीं हैं, बस सांप हैं। बहुत जहर इनके पास नहीं है, लेकिन अभी सब इनका रूप सांप जैसा ही है, तो लोग थोड़ा डरते हैं कि कहीं क्या पता कुछ जहर बचा हो, लेकिन असर कर जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन सांपों को ढेरों चूहों का जो उपहार है ये सरकारें दे रही हैं और ये फिर से मजबूत हो रहे हैं। ये बात विचारणीय है, ये बात विचारणीय है। आप क्या आगे इससे बढ़ेंगे, कुछ और सोच रहे हैं कि ये जो जैसे जिस समय आपका उपन्यास आ गया लगभग वही समय कृषि कानूनों की वापसी का समय भी रहा है। कृषि हमने जो किसान आंदोलन है भारत में, 1 साल चलने वाला लगभग किसान आंदोलन ऐतिहासिक रूप से चला, आपने देखा। और जब किसान आंदोलन नहीं था उस दौर में आपके किसान अंगड़ाई ले रहे हैं लड़ने को, वो अभिशप्त भी हैं और लड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। तो क्या अब ये घटनाएं जो हो रही हैं राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, उसको लेकर फिर कोई बुनावट चल रही है? देखिए, बुनावट तो चल रही है। ये उपन्यास हमारा 12 में ख़त्म हो जाता है, 12 से आगे का हमारा आगे चल रहा है। ये जो कृषि कानूनों की वापसी की बात है और सरकार को झुकना पड़ा, इसके पीछे का कारण ये है कि लड़ने वाली जातियां एक ही समुदाय से थीं, चाहे उनको जाट कह लीजिए। एक मजबूत, बहुत दूरी तक वो इकट्ठा थीं, वो ताकतवर थीं, उनका इतिहास लड़ाका रहा है। बाबर ने अपने उसमें लिखा है बाबरनामा में कि वहाँ बीच में चलना तो सीधे आगरा जा कर के कैंप करना, बीच में जाओ रुकोगे तो रात में लुट जाओगे। तो ये लड़ाका जातियाँ रही हैं जिन्होंने किसान आंदोलन किया। इस वजह से सारा कुछ मिला करके ये कम धैर्य से काम नहीं लिया इन्होंने। नहीं तो जो हमारे यहाँ गांव में किसान कहने के लिए सब हैं, लेकिन सब अलग अलग जाति के किसान हैं। उनका एक टाट पर एक रोटी एक मेज पे बैठना ही संभव नहीं है, इसलिए उनको यूनिटी ही नहीं है। मुख्य फेल्योर का कारण यूनिटी का ना होना, अलग अलग जातियों में बंटना होना, ये इतना बड़ा कारण ये मतलब वर्ण व्यवस्था ने, ब्राह्मणवाद ने दे दिया है कि ये तो हमेशा हारने के लिए ही अभिशप्त हैं।
और आगे भी नहीं लगता है कि ये यूनाइट इस मुद्दे पे होंगे। एक मैंने उम्मीद जगाई है कि एक मुसलमान, एक सिख, एक दूसरे लोग मिल करके वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमने दिखाई है कि सबको यही दिखाने की कोशिश की कि सब लोग इस मुद्दे पर, अपने हित के मुद्दे पे इकट्ठा होइए, लेकिन इकट्ठा दूसरे मुद्दों पे हो जाते हैं, इस पर नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा फेल्योर का अपने यहाँ कारण है। ये जब तक नहीं दूर होगा तब तक बहुत कम उम्मीद है। मैंने प्रयास कम से कम यूटोपिया के तौर पर किया है कि इकट्ठे होइए, मिलकर लड़िए, दुश्मन को पहचानिए। तो अगर ऐसा वास्तव में समाज में भी होता है, साहित्य अपने यहाँ पढ़ते ही कितने लोग हैं और पढ़ने के बाद फिर उस पर गुनते ही कितने लोग हैं, लेकिन अगर साहित्य की कोई भूमिका है तो वो उसको किया जा रहा है, और जब उस पर किसी की नज़र जाएगी, कुछ उपयोग लायक रहेगा। हमारे इसी उपन्यास का एक हिस्सा है आखिरी छलांग, जो पहले छपा हुआ था। वो अलग से उपन्यास नहीं है, इसी का हिस्सा था। उस समय उतना लिखे थे तो कालिया जी ने कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं तब तक छाप दूँ। इस उपन्यास के शुरुआत में भी घोषणा की गई है कि इस उपन्यास के कुछ हिस्से इन नामों से विभिन्न पत्रिकाओं में छप चुके हैं। तो उस समय मैंने ये कल्पना की थी कि सारे लोग 2008 में इकट्ठा हों। फिर बाद में देखिए 2020 में लोग इकट्ठा हुए, और उस आखिरी छलांग की पंजाबी अनुवाद एक पत्रिका में छपा था, और पंजाब से जो लोग आए थे उसकी कुछ प्रतियां लाए थे, वहाँ बांट रहे थे। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, मानने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, और कुछ अन्य रास्तों से भी ताकत मिलेगी तो किसानों के भाग्य बदल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी ओर से जहां इस उपन्यास को ख़त्म किए हैं उसके आगे की परिस्थितियों पर लिखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवमूर्ति जी ने एक जो उनकी जीवन की जर्नी है और जो उनकी लेखन की जर्नी है, उसमें एक बड़ा पड़ाव अगम बहे दरियाव के रूप में हमारे सामने है। शिवमूर्ति जी से एक अच्छी बातचीत हुई और उनसे बातचीत होती रहेगी। बहुत सारा रेखांकन होगा, बहुत सारे सवाल होंगे। उनका लेखन अभी और भी पढ़े जाने की मांग करता है। समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।